समुद्र के सबसे खतरनाक और ताकतवर दानव का सामना करते हुए जैक समझ चुका था कि आज उसका बचना नामुमकिन है। इसलिए उसने अपनी तलवार निकाल ली और तय कर लिया कि अगर मरना ही है तो बहादुरी से मरेगा। कुछ ही पल में उस विशाल समुद्री दैत्य ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और जैक को निगल गया। जैक अपने जहाज समेत उस अंधेरी दुनिया में पहुंच गया जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की एक रहस्यमयी जगह थी। जैक को लगा कि वह मर चुका है। इस सदमे की वजह से उसका दिमाग टूटने लगा और उसके अंदर कई अलग अलग व्यक्तित्व पैदा हो गए। हर एक व्यक्तित्व उसके मन की अलग सोच और भावनाओं को दिखाता था। इन सभी व्यक्तित्वों में कप्तान जैक वाला रूप सबसे ताकतवर था। उसे अपने अंदर की कमजोरी और हिचकिचाहट से नफरत थी, इसलिए वह अपने बाकी रूपों पर भी बिना दया किए हमला करता था। उधर दूसरी तरफ नॉरिंगटन सफलतापूर्वक डेवी जोन्स का दिल लेकर लॉर्ड बेकट के पास पहुंच गया। इसके बदले उसे अपनी पुरानी इज्जत वापस पाने का मौका मिला। बेकट ने उस दिल को हथियार बना लिया और समुद्र के खतरनाक शासक डेवी जोन्स को मजबूर कर दिया कि वह उसका गुलाम बन जाए। अब पूरे कैरेबियन समुद्र में कोई भी समुद्री डाकू का जहाज डचमैन जहाज का सामना नहीं कर सकता था। रॉयल नेवी के साथ मिलकर बेकट समुद्र का सबसे बड़ा शासक बन गया और अब हर किसी की जिंदगी और मौत उसी के हाथ में थी। इस खतरे को रोकने के लिए जादूगरनी टिया डाल्मा ने एक योजना बनाई। उसका पहला कदम था उस कप्तान को वापस लाना जिसे जैक ने पहले मार दिया था, ताकि वह 9 समुद्री डाकू राजाओं को इकट्ठा कर सके। उनका मकसद था तीसरी समुद्री डाकू सभा बुलाना और मिलकर समुद्र की देवी कैलिप्सो को आजाद करना, ताकि बेकट का सामना किया जा सके। लेकिन कैलिप्सो को आजाद करने के लिए 9 समुद्री डाकू राजाओं के खास चिन्ह इकट्ठा करने जरूरी थे, जिनमें से एक जैक के पास था। टिया डाल्मा ने सबको उस रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताया, लेकिन कोई भी फिर से उस खतरनाक समुद्री दैत्य का सामना नहीं करना चाहता था। इसीलिए उस दुनिया में जाने के लिए उन्हें सिंगापुर के समुद्री डाकू राजा शाओ फेंग के पास जाना पड़ा, क्योंकि उसके पास खास नक्शा था। बारबोसा, विल और एलिजाबेथ को लेकर शाओ फेंग के ठिकाने पर पहुंचा, लेकिन अंदर जाने से पहले सबको अपने हथियार जमा कराने पड़े। जब एलिजाबेथ अंदर जाने लगी तो पहरेदारों ने कहा कि उसकी पूरी जांच होगी। यह सुनकर वह हैरान रह गई, लेकिन तभी उसने अपने कपड़ों के अंदर से करीब 28 सेंटीमीटर लंबी छुपी हुई बंदूक निकाल ली। यह देखकर पहरेदार और भी ज्यादा सतर्क हो गए। आखिरकार एलिजाबेथ को मजबूरी में जांच से गुजरना पड़ा और वे सब अंदर पहुंचे। अंदर जाकर उनकी मुलाकात शाओ फेंग से हुई। उसे पहले से ही अंदाजा था कि वे क्यों आए हैं, क्योंकि उसी सुबह उसने एक चोर को पकड़ा था जो उसका नक्शा चुराने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया और पानी में डूबे हुए विल को उनके सामने लाया गया। थोड़ी बातचीत के बाद उसे समझ आ गया कि ये सब एक दूसरे को जानते हैं। शाओ फेंग ने पूछा कि उन्हें नक्शा क्यों चाहिए। इस पर बारबोसा ने बिना छुपाए एक स्पेनिश सिक्का दिखाया और कहा कि अब समुद्री डाकुओं के अस्तित्व का सवाल है। उन्हें एक सभा बुलानी होगी और यह नक्शा जैक को बचाने के लिए चाहिए, जो उन 9 राजाओं में से एक है। जैक का नाम सुनते ही शाओ फेंग गुस्से में आ गया, क्योंकि जैक का उसके साथी के साथ कुछ खास रिश्ता रह चुका था। वह मना करने ही वाला था कि तभी उसने अपने एक आदमी के शरीर पर बना टैटू फीका पड़ता देखा। उसे समझ आ गया कि वहां कोई जासूस छिपा हुआ है। उसने तुरंत उस जासूस को पकड़ लिया और बारबोसा को धमकी देने लगा, लेकिन बारबोसा खुद हैरान थी क्योंकि वह आदमी उसका नहीं था। तभी अचानक बेकट की रॉयल नेवी वहां पहुंच गई और चारों तरफ लड़ाई शुरू हो गई। इस अफरा तफरी में विल ने मौका पाकर खुद को आजाद कर लिया। पूरी तरह हथियारों से लैस रॉयल नेवी ने जल्दी ही बढ़त बना ली। तभी एक आदमी ने नीचे बारूद में आग लगा दी, जिससे धमाका हुआ और उसी मौके का फायदा उठाकर शाओ फेंग और बारबोसा वहां से बच निकले। उनके जहाज ने भी तुरंत हमला शुरू कर दिया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। मुश्किल हालात में विलियम ने शाओ फेंग से एक सौदा किया। उसने कहा कि अगर वह उसे नक्शा दे दे तो वह उसे बेकट के पास ले जाकर कोई ऊंचा पद दिलवा सकता है। असल में विलियम पहले ही चोरी छिपे बेकट से समझौता कर चुका था। इस बार रॉयल नेवी को भी उसी ने बुलाया था ताकि शाओ फेंग को खत्म किया जा सके। अब जब शाओ फेंग का ठिकाना बर्बाद हो चुका था तो उसे लगा कि बेकट का साथ देना ही सबसे सही रास्ता है। इसलिए उसने विलियम से हाथ मिला लिया और उसे वह खास नक्शा दे दिया। विलियम, बारबोसा और बाकी साथियों के साथ मिलकर अब उस रहस्यमयी दुनिया की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही समय बाद वे सभी एक बेहद ठंडी जगह पर पहुंचे। वहां इतनी सर्दी थी कि कुछ लोगों को अपने पैर की उंगलियां जम जाने का भी एहसास नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी परेशानी थी वो नक्शा, जो सिर्फ साधारण नक्शा नहीं था। उसमें अजीब सी पहेलियां थीं, दिशाएं, रहस्यमयी चिन्ह और ऐसी बातें जिन्हें समझने के लिए खास ज्ञान चाहिए था। विलियम ने काफी देर तक उसे समझने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ एक अजीब सा संकेत मिला, किनारे को पार करो, फिर एक बार घूमो
और सूरज उगने के समय हरी रोशनी दिखाई देगी। लेकिन इसका मतलब क्या है, यह कोई नहीं समझ पाया। बारबोसा ने कहा कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सही दिशा मिल गई है, अब उस दुनिया में जाना मुश्किल नहीं, असली चुनौती तो वहां से बाहर निकलना है। आगे बढ़ते हुए सब लोग एक अंधेरी बर्फीली घाटी से गुजरते हैं और अगले ही पल वे एक शांत, गहरे और रहस्यमयी समुद्र में पहुंच जाते हैं। समुद्र की सतह पर चमकते हुए तारे ऐसे दिख रहे थे जैसे पूरा आसमान पानी में उतर आया हो। यह नजारा इतना खूबसूरत था कि सब कुछ पल भर के लिए भूल गए। तभी अचानक उन्होंने देखा आगे एक विशाल झरना है जिसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। सब लोग घबराकर जहाज को मोड़ने लगे, लेकिन तभी बारबोसा ने आदेश दिया, आगे बढ़ो। उसका मानना था कि मौत की तरफ बढ़ना ही उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। और फिर पूरा जहाज उस अनंत गहराई में गिर पड़ा। जैसा बारबोसा ने सोचा था, नीचे सच में वही रहस्यमयी समुद्र था। लेकिन जब वे किनारे पहुंचे तो वहां जैक कहीं नजर नहीं आया। इतनी विशाल और खाली जगह में किसी एक इंसान को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने पत्थर जैसे दिखने वाले केकड़ों की मदद से जैक को ढूंढने का फैसला किया। उधर जैक अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ था। तभी उसे जमीन पर एक अजीब सा पत्थर मिला। उसने उसे उठाकर छका, लेकिन स्वाद बेहद कड़वा था। गुस्से में उसने उसे दूर फेंक दिया। कुछ ही देर बाद वही पत्थर एक केकड़े में बदल गया। जैक को समझ आ गया कि यही उसका सुराग है। उसने तुरंत अपने साथियों को इशारा किया और देखते ही देखते हजारों पत्थर केकड़ों में बदल गए। ये केकड़े मिलकर ब्लैक पर्ल जहाज को खींचने लगे। सबकी आंखों के सामने जैक जहाज पर खड़ा था और बिना हवा के वह जहाज रेगिस्तान से चलता हुआ समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। बाकी लोग भी जल्दी से जहाज पर चढ़ गए। जैक को लगा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन बारबोसा ने उसे समझाया कि यह सब सच है। हालांकि जैक का जादुई कंपास अब भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए वह बारबोसा के साथ मिलकर यहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। रात के समय वे सब उस अनंत समुद्र में सफर कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पानी के नीचे अनगिनत आत्माएं तैर रही हैं। टिया डालमा ने बताया कि इन आत्माओं को असल में डेवी जोन्स को दूसरी दुनिया तक पहुंचाना था, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया। इसी वजह से ये आत्माएं भटक रही हैं और कभी भी शांति नहीं पा सकेंगी। तभी एलिजाबेथ की नजर अपने पिता पर पड़ी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि इसका मतलब है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके पिता ने एक बड़ा राज बताया, फ्लाइंग डचमैन जहाज पर हमेशा एक कप्तान होना जरूरी है जो आत्माओं को दूसरी दुनिया तक पहुंचाए। अगर कोई डेवी जोन्स का दिल छेद देता है तो वह इंसान अमर हो जाता है, लेकिन उसे डेवी जोन्स की जगह लेनी पड़ती है और वही काम करना पड़ता है। उसके पिता को यह राज पता चल गया था, इसलिए बेकट ने उन्हें मरवा दिया। एलिजाबेथ अपने पिता को वापस लाना चाहती थी, लेकिन मौत को बदला नहीं जा सकता। उसके पिता ने शांत मन से अपनी किस्मत स्वीकार कर ली और एलिजाबेथ को रोता हुआ छोड़ दिया। अगले दिन दोपहर तक ब्लैक पर्ल पर रखा सारा खाना खत्म हो चुका था। अगर वे सूरज ढलने से पहले यहाँ से बाहर नहीं निकले तो वे हमेशा के लिए इस अजीब दुनिया में फंस जाएंगे। तभी विलियम को नक्शे पर लिखा वह रहस्यमयी संकेत याद आया और फिर जैक ने उस नक्शे को ध्यान से घुमाना शुरू किया। जैक ने नक्शे को ध्यान से देखा और उसे एक बड़ा राज समझ में आ गया। नक्शे में लिखा था, सूर्योदय के समय हरी रोशनी चमकेगी, लेकिन अंदर आने के बाद एक और संकेत मिला, ऊपर ही नीचे है। इसका मतलब साफ था, सूर्योदय ही असल में सूर्यास्त है। यानी अगर सूर्यास्त के समय जहाज को उल्टा कर दिया जाए तो वह पल सूर्योदय जैसा बन जाएगा और उसी समय वह हरी रोशनी दिखाई देगी। जैक ने तुरंत सबको आदेश दिया कि वे जहाज के डेक पर इधर उधर दौड़ें ताकि वजन बदलने से जहाज हिलने लगे। उधर बारबोसा ने भी सबको मदद करने को कहा, जिससे जहाज का संतुलन और तेजी से बिगड़ने लगा। तभी एक साथी को एक शानदार आइडिया आया, अगर सब लोग खुद को मस्तूल से उल्टा बांध लें तो जब जहाज पलटेगा वे वापस सीधा हो जाएंगे। सबने मिलकर पूरी ताकत लगा दी और धीरे धीरे ब्लैक पर्ल का डेक समुद्र के साथ सीधा खड़ा होने लगा। सब लोग जहाज को कसकर पकड़ लेते हैं ताकि गिर न जाएं, लेकिन एक बदकिस्मत नाविक नीचे गिर जाता है और भारी तोप के नीचे आकर मर जाता है। आखिरकार सूर्यास्त से ठीक पहले जहाज पूरी तरह पलट जाता है। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण गायब होती है, अचानक एक हरी रोशनी चमकती है और अगले ही पल ब्लैक पर्ल एक जबरदस्त ताकत के साथ समुद्र की सतह से बाहर निकल आता है। उगते हुए सूरज को देखकर सब समझ जाते हैं वे वापस असली दुनिया में आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही वे संभलते हैं माहौल फिर तनावपूर्ण हो जाता है। सब एक दूसरे पर शक करते हुए अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। हालांकि बंदूकें पानी में भीग चुकी थीं, इसलिए कोई गोली नहीं चल पाई और मामला शांत हो गया। अब लड़ाई का कोई फायदा नहीं था, इसलिए सबने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। विलियम ने सुझाव दिया कि पहले किसी नजदीकी द्वीप पर जाकर खाना
और जरूरी सामान जुटाया जाए। लेकिन जब वे काले रेत वाले किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा, समुद्री दैत्य क्रैकन की लाश। इसका मतलब साफ था, बेकट ने डेवी जोन्स को मजबूर करके उसी से क्रैकन को मरवा दिया था ताकि वह पूरी तरह उसके काबू में आ जाए। अब डेवी जोन्स के पास कोई ताकत नहीं बची थी और उसका जहाज पूरी तरह बेकट का हथियार बन चुका था। तभी अचानक एक समुद्री डाकुओं का जहाज तेजी से उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही देर में शाओ फेंक के आदमियों ने सबको घेर लिया और अपने जहाज पर कैद कर लिया। तब जाकर सच्चाई सामने आई, विलियम ने ही शाओ फेंक को धोखा दिया था। असल में उसने पहले ही बेकट से सौदा कर लिया था। उसका मकसद था अपने पिता को आजाद करवाना और इसके लिए वह हर हद तक जाने को तैयार था। उसने शाओ फेंक से भी हाथ मिलाया था ताकि काम होने के बाद उसे कोई बड़ा पद मिल सके। और जैक शाओ फेंक के लिए सिर्फ एक तोहफा था। कुछ ही समय में रॉयल नेवी भी वहां पहुंच गई और ब्लैक पर्ल पर कब्जा कर लिया। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि शाओ फेंक ने भी चोरी छिपे बेकट से सौदा कर रखा था। उसे लगा था कि काम पूरा होने के बाद बेकट उसे ब्लैक पर्ल दे देगा, लेकिन असल में वह भी सिर्फ एक मोहरा था। बेकट के आदमी ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यह सुनकर शाओ फेंक गुस्से से आग बबूला हो गया। तभी बारबोसा ने सबको समझाया, अगर समुद्र की देवी कैलिप्सो को आजाद नहीं किया गया तो कोई भी नहीं बचेगा, सबको मिलकर ही बेकट का सामना करना होगा। उधर दूसरी तरफ कैद किया गया जैक अब बेकट से बात कर रहा था। बेकट ने उसे एक सौदा दिया, अगर जैक समुद्री डाकुओं की सभा की खबरें उसे देता रहे तो वह डेवी जोन्स से उसका कर्ज माफ करवा देगा। जैक ने यह सौदा मान लिया, लेकिन तभी अचानक एक तोप का गोला आकर गिरता है। यह हमला शाओ फेंक ने किया था। जैसे ही बेकट डेक पर पहुंचता है वह देखता है कि ब्लैक पर्ल फिर से छीन लिया गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक रस्सी के सहारे वापस अपने जहाज पर पहुंच जाता है। बेकट को यकीन नहीं होता कि शाओ फेंक ने अचानक उसका साथ छोड़ दिया। गुस्से में वह डेवी जोन्स को आदेश देता है कि वह उसका पीछा करे। उधर भागते हुए शाओ फेंक एलिजाबेथ को अपने साथ कैद कर लेता है। असल में उसे लगता है कि समुद्र की देवी कैलिप्सो एलिजाबेथ के अंदर कैद है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वह जबरदस्ती उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक जोरदार धमाका होता है। डेवी जोन्स का जहाज वहां पहुंच चुका था और उसके साथ आए खतरनाक सैनिकों ने हमला शुरू कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। शाओ फेंक को भी समझ नहीं आता कि यह हमला इतनी जल्दी कैसे हो गया। हालात अब पूरी तरह बिगड़ चुके थे, लेकिन शाओ फेंक जानता था कि समुद्री डाकुओं की विरासत यहीं खत्म नहीं हो सकती। इसलिए उसने अपने सामने खड़ी एलिजाबेथ को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और उसे अपनी जहाज एम्प्रेस की कप्तान बना दिया ताकि वह समुद्री डाकुओं की सभा में जाकर उनकी आखिरी उम्मीद को जिंदा रख सके। उसे अभी भी यह सच नहीं पता था कि एलिजाबेथ कोई समुद्री देवी नहीं है। कुछ ही देर में पूरी एम्प्रेस जहाज पर रॉयल नेवी का कब्जा हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डेवी जोन्स के साथ नॉरिंगटन भी वहां मौजूद था। जब एलिजाबेथ को पता चला कि नॉरिंगटन उसी बेकट के लिए काम कर रहा है जिसने उसके पिता को मरवाया था, तो वह गुस्से से भर गई और उससे रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। नॉरिंगटन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एलिजाबेथ के पिता की मौत के पीछे बेकट का हाथ है। वह अब भी एलिजाबेथ से प्यार करता था, लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई का पता चला उसके अंदर बेकट के लिए वफादारी डगमगाने लगी। इसी बीच एलिजाबेथ की मुलाकात विलियम के पिता बिल से होती है। अब वह आधा इंसान और आधा जहाज बन चुका था और उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। फिर भी उसे याद था कि विलियम ने उससे वादा किया था कि वह उसे बचाने जरूर आएगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर विलियम डेवी जोन्स को हरा देता है तो उसे खुद फ्लाइंग डचमैन का कप्तान बनना पड़ेगा और फिर उसे आत्माओं को पार लगाना होगा, जिसमें वह हर 10 साल में सिर्फ एक बार जमीन पर आ सकेगा। इसलिए वह चाहता था कि विलियम उसे बचाने ही ना आए। रात के समय जब पहरेदार सो गए, नॉरिंगटन ने चुपके से एलिजाबेथ को आजाद कर दिया। दोनों चांदनी रात में रस्सी के सहारे जहाज से नीचे उतरने लगे। एलिजाबेथ जानती थी कि नॉरिंगटन दिल से बुरा इंसान नहीं है, इसलिए जाते जाते उसने उसे अपने साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया। लेकिन तभी बिल वहां आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। नॉरिंगटन समझ गया कि अब उनके पास समय नहीं है। उसने एलिजाबेथ को भागने के लिए कहा और खुद पीछे रुक गया। मजबूरी में उसने रस्सी काट दी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा बिल ने उसे भाला मार दिया। एलिजाबेथ किसी तरह वहां से बचकर निकल गई। थोड़ी देर बाद डेवी जोन्स वहां पहुंचता है। नॉरिंगटन अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, लेकिन डेवी जोन्स अमर था और नॉरिंगटन वहीं दम तोड़ देता है। उधर ब्लैक पर्ल पर जैक को पता चल चुका था कि विलियम जो कुछ कर रहा है वह अपने पिता को बचाने के लिए कर रहा है। इसलिए जैक ने उसे एक चालाक योजना दी। अगर वे डेवी जोन्स का दिल छेद दें तो दिल छेदने वाला इंसान अमर हो जाएगा और फ्लाइंग डचमैन का नया कप्तान बन जाएगा। इस तरह विलियम अपने पिता को आजाद भी कर सकता है
और जैक को भी हमेशा के लिए समुद्र में आजादी मिल जाएगी। इसके बाद जैक ने अपना जादुई कंपास निकाला जिसे बेकट बहुत समय से पाना चाहता था। उसने विलियम से कहा कि वह इसे लेकर बेकट के पास जाए और उसका भरोसा जीत ले ताकि अंदर से ही खेल पलटा जा सके। इतना कहकर जैक ने उसे समुद्र में धक्का दे दिया। विलियम कंपास लेकर बेकट के पास पहुंचा और बेकट खुश होकर उसे अपने जहाज का अधिकारी बना देता है। उधर ब्लैक पर्ल पहुंच चुकी थी शिप व्रेक कोव में, एक ऐसी जगह जो टूटी फूटी जहाजों से बनी हुई थी और सभी समुद्री डाकुओं का गुप्त ठिकाना थी। यहीं 9 समुद्री डाकू राजाओं की सभा होने वाली थी। बारबोसा की अगुवाई में सभा शुरू हुई। सबसे पहले हर समुद्री डाकू राजा को अपनी पहचान का प्रतीक चिन्ह दिखाना था। असल में जब उन्होंने समुद्र की देवी कैलिप्सो को कैद किया था तब उनके पास कोई खास पवित्र वस्तु नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी अपनी चीजों को ही प्रतीक बना लिया था। किसी के पास एक बोतल का ढक्कन था, किसी के पास ताश का पत्ता, किसी के पास चश्मा, तो किसी के पास तंबाकू काटने का औजार। हर एक के पास अलग अलग निशानी थी। बारबोसा ने भी अपना प्रतीक दिखाया, लेकिन जैक ने अपना चिन्ह तुरंत नहीं दिया। उसने कहा कि वह तब तक इंतजार करेगा जब तक सिंगापुर का समुद्री डाकू राजा नहीं आ जाता। तभी अचानक एलिजाबेथ वहां पहुंचती है। अब वह शाओ फेंक की जगह खुद एक समुद्री डाकू रानी बन चुकी थी। वह सबको चेतावनी देती है कि रॉयल नेवी को इस जगह का पता चल चुका है और वे तेजी से यहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए अब समय बर्बाद करने का नहीं है। सबको एकजुट होकर लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। बारबोसा भी यही कहता है कि अगर वे समुद्र की देवी कैलिप्सो को आजाद नहीं करेंगे तो बेकट और उसकी सेना के सामने उनका टिक पाना नामुमकिन है, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि डेवी जोन्स का खतरनाक जहाज भी है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा जब समुद्री डाकुओं के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन समस्या यह थी कि समुद्र की देवी बहुत चंचल स्वभाव की थी। अगर उसे आजाद किया गया और उसने बदला लेने का फैसला कर लिया तो हालात और भी खराब हो सकते थे। इसी बात पर समुद्री डाकुओं में झगड़ा शुरू हो गया और देखते ही देखते सब आपस में लड़ने लगे। तभी जैक बीच में आया और बोला, क्यों ना समुद्री डाकुओं के नियमों के अनुसार फैसला किया जाए। तभी एक खास संदूक खोला गया जिसमें मौजूद था पुराना समुद्री डाकू राजा और जैक का पिता टीग। वह अब समुद्री डाकुओं के नियमों का रक्षक बन चुका था और कहा जाता था कि उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां भी हैं। इसी वजह से हर कोई उससे डरता था। नियमों के अनुसार अगर सभी समुद्री डाकू राजा सहमत न हो तो एक समुद्री सम्राट चुना जाएगा जो फैसला करेगा। लेकिन जब वोटिंग हुई तो हर राजा ने खुद को ही वोट दे दिया। कोई नतीजा नहीं निकला। तभी आखिरी पल में जैक ने अपना वोट एलिजाबेथ को दे दिया। असल में जैक जानता था कि एलिजाबेथ सीधे बदला लेने के चक्कर में नहीं पड़ेगी और इसी अफरा तफरी में उसे अपना असली मकसद पूरा करने का मौका मिल जाएगा। टीग के दबाव में सभी को यह फैसला मानना पड़ा और एलिजाबेथ को समुद्री सम्राट घोषित कर दिया गया। एलिजाबेथ ने तुरंत युद्ध का ऐलान कर दिया। सुबह होते ही सभी समुद्री डाकू अपने जहाजों के साथ तैयार खड़े थे। उनका जोश भी ऊंचा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा रॉयल नेवी के जहाजों की लंबी कतार जो नजरों से बाहर तक फैली हुई थी, उनका हौसला एक पल में टूट गया। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों तरफ से 3-3 लोग बातचीत के लिए आगे आए, बारबोसा, एलिजाबेथ और जैक, और दूसरी तरफ बेकट, विलियम और डेवी जोन्स। बातचीत के दौरान बेकट ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि असली जासूस जैक है। उसी ने विलियम के जरिए जादुई कंपास भेजा था जिससे उसे इस जगह का पता चला। यह सुनकर सब चौंक गए। तभी एलिजाबेथ ने एक सौदा रखा, जैक के बदले विलियम को छोड़ दिया जाए। असल में उसे पता था कि जैक खुद दुश्मनों के बीच जाकर अपना फायदा उठाना चाहता है, लेकिन बारबोसा इस बात के खिलाफ था क्योंकि वह अब भी समुद्र की देवी को आजाद करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। तभी जैक ने खुद आगे बढ़कर अपनी टोपी उतारी और उसी पल बारबोसा ने उसके सिर से उसका प्रतीक चिन्ह निकाल लिया। असल में ये सभी चिन्ह मिलकर ही समुद्र की देवी को आजाद कर सकते थे। अब असली बातचीत शुरू हुई। बेकट ने साफ कहा, या तो आत्मसमर्पण करो या यहीं मारे जाओ। एलिजाबेथ के लिए यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह उसके पिता की मौत का बदला भी था। इसलिए उसने साफ मना कर दिया, अब लड़ाई होगी आखिरी सांस तक। लेकिन सच्चाई यह थी कि उनकी ताकत बहुत कम थी। जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार मजबूरी में एलिजाबेथ ने बारबोसा की बात मान ली। समुद्र की देवी को आजाद करना ही आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद बारबोसा ने टिया डाल्मा को आगे लाया और तब सच सामने आया। वही समुद्र की देवी कैलिप्सो थी जिसे कैद किया गया था। बारबोसा ने उसे पहले इसलिए जिंदा किया था ताकि सही समय पर उसे आजाद कर सके। 9 समुद्री डाकुओं के चिन्ह जलाए गए। उनका धुआं धीरे धीरे कैलिप्सो के अंदर जाने लगा और फिर उसका शरीर बढ़ने लगा। उसके बंधन टूटने लगे, यहाँ तक कि जहाज भी उसकी ताकत से कांपने लगा। बारबोसा और बाकी सभी उसके सामने झुक गए और उससे मदद मांगी कि वह बेकट को सजा दे। लेकिन कैलिप्सो का स्वभाव बहुत अलग था।
वह न तो उन समुद्री डाकुओं को माफ करना चाहती थी जिन्होंने उसे कैद किया था, और न ही डेवी जोन्स को जिसने प्यार में धोखा दिया था। इसलिए उसने किसी का साथ देने से इनकार कर दिया। वह हजारों केकड़ों में बदल गई और सबके सामने गायब हो गई। समुद्री डाकू अब पूरी तरह निराश हो चुके थे। तभी अचानक आसमान में तेज हवा चलने लगी और एक विशाल काले बादलों का भंवर बन गया। एलिजाबेथ, जो अब समुद्री सम्राट थी, आगे आई और सबको हिम्मत दी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, पूरी ताकत के साथ लड़ाई। सभी समुद्री डाकुओं ने उसकी बात मान ली और एक साथ अपने जहाजों पर युद्ध के झंडे लहरा दिए। उधर डेवी जोन्स ने भी आसमान में उस भंवर को देखा और समझ गया कि कैलिप्सो आजाद हो चुकी है। गुस्से में उसने अपने जहाज फ्लाइंग डचमैन को समुद्री डाकुओं की ओर मोड़ दिया। उसी समय समुद्र के बीचों बीच एक विशाल भंवर बन गया, जैसे खुद प्रकृति इस युद्ध का मैदान तैयार कर रही हो। अब हालात ऐसे थे कि बड़ी सेना की लड़ाई मुमकिन नहीं थी। सब कुछ एक निर्णायक टक्कर की ओर बढ़ रहा था। अब हालात ऐसे थे कि सीधी भिड़ंत तय थी। एलिजाबेथ ने अनुभवी बारबोसा से सलाह मांगी और फैसला हुआ ब्लैक पर्ल आगे बढ़कर दुश्मन का सामना करेगा। कुछ ही पलों में समुद्र का वह विशाल भंवर दोनों जहाजों को अपनी ओर खींचने लगा और देखते ही देखते वे तोपों की मार के दायरे में आ गए। आदेश मिलते ही दोनों तरफ से तोपें गरज उठीं और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। काफी देर तक गोलाबारी होती रही, लेकिन कोई भी पक्ष जीत हासिल नहीं कर पाया। भंवर की ताकत से दोनों जहाज धीरे धीरे और करीब आने लगे और फिर तलवारों से सीधी लड़ाई शुरू हो गई। नाविक सीधे एक जहाज से दूसरे जहाज पर कूदने लगे। चारों तरफ सिर्फ युद्ध ही युद्ध था। इसी बीच विलियम और एलिजाबेथ को एहसास हुआ शायद वे इस लड़ाई से जिंदा नहीं बच पाएंगे, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने युद्ध के बीच ही शादी करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बारबोसा से उनकी शादी करवाने को कहा। बारबोसा खुद लड़ाई में व्यस्त था, लेकिन फिर भी उसने तलवारों की टकराहट के बीच उसी जहाज पर उनका विवाह करवा दिया। चारों तरफ हथियारों की आवाज गूंज रही थी और उसी के बीच उनका यह अनोखा बंधन बन गया। जहाज के बाकी लोग भी पूरी ताकत से लड़ रहे थे ताकि वे इस पल को पूरा कर सकें। अब युद्ध और भी भयानक हो चुका था। हर तरफ मौत का मंजर था और सिर्फ ताकतवर ही मैदान में टिके थे। उधर दूसरी तरफ जैक अभी भी फ्लाइंग डचमैन के कैद खाने में बंद था। उसका दिमाग अब भी कई हिस्सों में बंटा हुआ था और उसका एक रूप बार बार उसे याद दिला रहा था कि डेवी जोन्स का दिल छेदना ही असली मकसद है। आखिरकार जैक ने चालाकी से एक तरीका निकाला और लीवर का इस्तेमाल करके जेल का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आया। उधर डेवी जोन्स भी मौका तलाश रहा था और आखिरकार उसने बेकट के एक आदमी से उस संदूक की चाबी हासिल कर ली जिसमें उसका दिल रखा था। अगर उसे अपना दिल मिल जाता तो वह बेकट के नियंत्रण से आजाद हो जाता, लेकिन तभी उसे पता चला वह संदूक जैक के हाथ लग चुका है। जैक जैसे ही डेक पर पहुंचा, सामने डेवी जोन्स खड़ा था। तुरंत जैक ने रस्सी काट दी और तेज हवा की मदद से उड़कर जहाज के ऊपरी हिस्से पर पहुंच गया। लेकिन डेवी जोन्स और उसका जहाज एक ही थे, वह कहीं भी आ जा सकता था। दोनों के बीच ऊंचाई पर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जैक ने उसकी दाढ़ी से लटकती चाबी भी छीन ली, लेकिन डेवी जोन्स का एक हाथ केकड़े के पंजे जैसा था जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत था। तभी भंवर की वजह से दोनों जहाज आपस में टकरा गए और जैक नीचे गिर पड़ा। हालांकि उसने संदूक को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन डेवी जोन्स ने भी उसे पकड़ लिया। अचानक एक झटके से जैक दूर जा गिरा। तभी एक समुद्री राक्षस जैसा सैनिक उसके सामने आया और जैक ने उससे अपना सामान वापस छीन लिया। फिर पूरी ताकत लगाकर उसने डेवी जोन्स के हाथ से संदूक गिरा दिया। संदूक नीचे गिरा और उसी समय विलियम वहां पहुंच गया। उसने तुरंत संदूक उठाया और भागने लगा, लेकिन तभी सामने उसके अपने पिता आ गए। अब उसका पिता पूरी तरह अपना होश खो चुका था और वह किसी को भी देखते ही हमला कर देता था। इसी बीच जैक और डेवी जोन्स फिर आमने सामने आ गए। डेवी जोन्स ने जैक की तलवार तोड़ दी और उसका मजाक उड़ाने लगा। फिर दोनों के बीच एक और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। एलिजाबेथ भी इस लड़ाई में कूद पड़ी, लेकिन डेवी जोन्स के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जैसे ही डेवी जोन्स उसे मारने वाला था, तभी विलियम पीछे से आकर उसे छेद देता है, लेकिन डेवी जोन्स अमर था। उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने विलियम को जोर से दूर फेंक दिया। वह दोनों के प्यार से जलता था और अब वह विलियम को मारकर उन्हें अलग करना चाहता था। तभी जैक ने मौका देखा और संदूक खोलकर डेवी जोन्स का दिल अपने हाथ में ले लिया। अब उसने डेवी जोन्स को धमकाया, अगर उसने कुछ किया तो वह दिल छेद देगा। डेवी जोन्स समझ गया कि अब खेल खत्म होने वाला है, लेकिन मरने से पहले भी वह दूसरों को दुख देना चाहता था। और तभी जख्मी विलियम जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। जैक अपने हाथ में पकड़े दिल को देखकर एक पल के लिए ठहर गया, लेकिन तभी विलियम की दर्द भरी चीख ने सब बदल दिया। यह आवाज सुनकर उसके पिता बिल को भी होश आ गया। वह गुस्से में डेवी जोन्स पर टूट पड़ा, लेकिन डेवी जोन्स ने उसे आसानी
से काबू कर लिया। उसी समय अचानक डेवी जोन्स को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ और अगले ही पल जैक ने विलियम का हाथ पकड़कर उसी से डेवी जोन्स के दिल को छेद दिया। डेवी जोन्स आसमान की ओर देखता रह गया। एक समय का समुद्र का सबसे ताकतवर शासक पहले किसी का गुलाम बना और अब इस तरह अंत हो गया। अब नियम के अनुसार जिसने दिल छेदा वही फ्लाइंग डचमैन का नया कप्तान बनेगा और अमर हो जाएगा। लेकिन अभी एक काम बाकी था, दिल को निकालकर उस खास संदूक में रखना और आत्माओं को पार लगाने की जिम्मेदारी संभालना। उधर दोनों जहाज अब भंवर के बीच फंस चुके थे और डूबने वाले थे। तभी बारबोसा ने तुरंत तोप चलाने का आदेश दिया और धमाके से दोनों जहाज अलग हो गए। इससे ब्लैक पर्ल किसी तरह भंवर से बाहर निकल आया, लेकिन फ्लाइंग डचमैन नीचे डूबता चला गया और विलियम उसके साथ गायब हो गया। जैक ने जल्दी से एक छोटी नाव में एलिजाबेथ और बाकी लोगों को बचाया और खुद भी समुद्र में कूदकर ब्लैक पर्ल पर वापस आ गया। गिब्स ने कहा, अब हमें भाग जाना चाहिए, यही सही मौका है। लेकिन जैक ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सामने खड़े बेकट के जहाज को देखा और एक बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। उसे यकीन था अगर विलियम जिंदा है तो वह फ्लाइंग डचमैन के साथ वापस आएगा और दोनों मिलकर बेकट को घेर सकते हैं। और ठीक वैसा ही हुआ। अचानक फ्लाइंग डचमैन एक राक्षस की तरह समुद्र से बाहर निकला। बेकट को लगा कि डेवी जोन्स वापस आ गया है, लेकिन असल में अब उस जहाज का कप्तान विलियम बन चुका था। उसके साथियों को भी एक नई जिंदगी मिल चुकी थी। अब ब्लैक पर्ल और फ्लाइंग डचमैन दोनों ने मिलकर बेकट को घेर लिया। चारों कप्तानों के एक साथ गरजने पर पूरा समुद्र तोपों की आवाज से गूंज उठा। कुछ ही पलों में बेकट का जहाज तबाह हो गया। बेकट ने हार मान ली और समझ गया कि उसकी सारी ताकत, उसका घमंड सब खत्म हो चुका है। वह शांत खड़ा रहा और अगले ही पल धमाकों के बीच उसका जहाज और उसका सपना दोनों खत्म हो गए। अपने नेता के मरते ही रॉयल नेवी भी बिखर गई। समुद्री डाकुओं ने अपनी हिम्मत और एकता से आजादी हासिल कर ली। यहीं इस महान कहानी का अंत होता है। विलियम ने अपना वादा पूरा किया और अपने पिता को बचा लिया, लेकिन उसके पिता ने जहाज पर ही रहने का फैसला किया ताकि वह अपने बेटे के साथ रह सके। अब विलियम हर 10 साल में सिर्फ एक बार जमीन पर आ सकता था। उसके पिता ने उसे कहा, जो भी करना है जल्दी कर लो। फिर विलियम और एलिजाबेथ एक सुनसान द्वीप पर मिले, जहां उन्होंने अपने प्यार को पूरा किया और एक दूसरे से हमेशा वफादार रहने की कसम खाई। विलियम ने अपना दिल एलिजाबेथ को सौंप दिया और फिर फ्लाइंग डचमैन लेकर समुद्र में गायब हो गया अपनी नई जिम्मेदारी निभाने के लिए। उधर जैक, वह फिर से अपनी मस्ती भरी जिंदगी में लौट गया, लेकिन इस बार भी उसे धोखा मिला। बारबोसा ब्लैक पर्ल लेकर भाग गया। वह एक नई खोज पर निकल चुका था, उस रहस्यमयी जगह की तलाश में जहां अमृता का राज छिपा था। लेकिन जैक भी कम चालाक नहीं था। वह पहले ही चुपके से नक्शा चुरा चुका था। जैसे ही उसने नक्शा खोला, एक नई रोमांचक यात्रा की शुरुआत हो गई।